बच्चों ये क्लास 11 का है MCQ कॉस्टिंग एंड टैक्स का सॉल्व कर रहा हूँ। द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असेटिंग द कॉस्ट इज नोन एज, उसे हम लोग कहते हैं कॉस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, कॉस्टिंग नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट से टेक्निक है और प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग कॉस्ट का पता लगाते हैं। तो कॉस्ट को पता लगाने को हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो कॉस्ट यूनिट होता है, मतलब हम लोग आयरन और स्टील का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, तो हम लोग आयरन का मेजरमेंट, लोहा का मेजरमेंट टन में करते हैं, टन। मीटर में कपड़ा का। इन कॉस्ट अकाउंटिंग द टर्म कॉस्ट मीन्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है एक्चुअल और नॉशनल। कॉस्ट मतलब खर्चा होता है, ओनली एक्चुअल खर्चा। एक्चुअल मतलब जो हो चुका वो खर्चा, या नॉशनल जो होगा वो खर्चा, या दोनों? तो आंसर होगा दोनों, बोथ, एक्चुअल भी और नॉशनल भी। तो कॉस्ट का मतलब दोनों ही है बच्चों, एक्चुअल भी और नॉशनल भी। अब बोल रहा प्रॉफिट निकालो सेल पे। थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है 33 सही 1/3%। आपको याद होगा इसके बराबर लेते हैं 1/3। ये 1 है बच्चों प्रॉफिट, और 4 जो है बच्चों वो कॉस्ट है। यहाँ 3 जो है बच्चों वो कॉस्ट है। आप सेल जानते हो कैसे निकालते हो? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो 3 + 1 आपका आ जाएगा 4। आपको बोल रहा प्रॉफिट निकालिए सेल पे। प्रॉफिट ऑन सेल, तो प्रॉफिट हम ऊपर ले लेंगे बच्चों इंटू 100, अब बटा में लेंगे सेल। प्रॉफिट है बच्चों 1 और सेल अभी हम निकाले थे 4। 25% ये हम लोग का आंसर हुआ। प्राइम कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड और प्राइम कॉस्ट जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा वर्क कॉस्ट। 200 यूनिट में 400, 400 यूनिट में 600, 600 यूनिट में 800। यहाँ बताओ इसकी नेचर क्या होंगी? बच्चों किसी भी खर्चा का नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, किसी भी खर्चा का नेचर का पता 3 तरीके से लगेगा। एक होगा फिक्स एक्सपेंसेस, एक होगा फिक्स एक्सपेंसेस, एक होगा वेरिएबल एक्सपेंसेस। और एक होगा सेमी वेरिएबल। फिक्स एक्सपेंसेस में जो कॉस्ट है, कॉस्ट वो फिक्स होगा। सेमी वेरिएबल में कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा। कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा।
वेरिएबल में कॉस्ट पर यूनिट सेम होगा। जैसे हम एग्जांपल दे रहे बच्चों, 10,000 यूनिट 1,000, 20,000 यूनिट 1,000, 30,000 यूनिट 1,000। आप देखिए यूनिट जैसा भी रहे, आपका कॉस्ट सेम है, तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चों फिक्स। अब बच्चों ध्यान से देखो, 10,000 यूनिट में 20,000, 20,000 यूनिट में 50,000। बच्चों यहाँ अमाउंट सेम नहीं है, तो निकालना होगा कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालो, 20,000 को डिवाइड कर दो 10,000 से, तो 2 रुपया आ रहा। 50,000 को डिवाइड करो 20,000 से, तो 2.5 आ रहा। क्या ये दोनों सेम है? तो नहीं, और जब सेम नहीं है, चेंज होगा, तो इसको कहेंगे सेमी वेरिएबल। तो ये हो गया सेमी वेरिएबल। कौन है? अब एग्जाम्पल देते हैं वेरिएबल का। 10,000 यूनिट में बाबू 20,000, और 20,000 यूनिट में 40,000। अब इसका पर यूनिट निकालिए आप। दो 40,000 को डिवाइड करो 20,000 से, तो 2 रुपया पर यूनिट। यहाँ दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या होगा? पर यूनिट सेम होगा। सेमी में पर यूनिट सेम नहीं होगा, और फिक्स में अमाउंट सब में क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब चलिए वहाँ पर, अब ध्यान से देखिए, 200 यूनिट है और अमाउंट है 400। 400 यूनिट है, अमाउंट है 600। 600 यूनिट है, अमाउंट है 800। अमाउंट सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो दो ही होगा, या तो वेरिएबल या तो सेमी वेरिएबल। अब इसका निकालो कॉस्ट पर यूनिट। इसको इससे डिवाइड करो 2 रुपया, इसको इससे डिवाइड करो 1.5, इसको इससे डिवाइड करो 8 को 2 3, 1.67। क्या यहाँ अमाउंट सेम है? नहीं, तो यह कहलाएगा सेमी वेरिएबल। तो हम लोग टिक आउट करेंगे सेमी वेरिएबल में। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब को जोड़ेंगे तो ओवरहेड बोलेंगे।
बच्चों ओवरहेड का इक्वेशन क्या है जान लो। अगर आप ओवरहेड बोलोगे ओवरहेड, तो ओवरहेड में हमेशा आएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब सब इनडायरेक्ट होगा तो ओवरहेड। अब प्राइम कॉस्ट किसको बोलोगे? इसका उल्टा डायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब को बोलोगे प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ एग्रीगेट मतलब टोटल बोल रहा है, इनडायरेक्ट तो ओवरहेड होगा। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल हम उसको बोलेंगे जिसमें दोनों होगा, फिक्स भी और नॉट फिक्स। सेमी वेरिएबल का मतलब हो गया इसमें फिक्स का भी नेचर होगा और वेरिएबल का भी होगा। तो ये 3 नंबर होगा बच्चों, क्योंकि इसमें फिक्स भी है और क्या है, पार्टली वेरिएबल भी है, तो उसे सेमी कहेंगे। और जहाँ डायरेक्ट लग जाएगा डायरेक्ट, उसे वेरिएबल कहेंगे। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है चेंज होना। और जहाँ दोनों पाया जाए फिक्स और वेरिएबल, उसको बोलेंगे सेमी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 3000, एनुअल डिमांड 24,000, नंबर ऑफ ऑर्डर बोला निकालो। बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हो? एनुअल डिमांड बटा में EOQ। हमारा एनुअल डिमांड जो है बच्चों वो है 24,000 और EOQ है 3,000। तो हम लोग का आंसर आएगा 8 टाइम्स। और आप यहाँ देखो हम लोग का 8 टाइम्स है। ओपनिंग स्टॉक है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, सोल्ड है 3,000। तो बोला प्रोड्यूस निकालो। अब यूनिट का केस में जानते हो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट। स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट जब हम बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लेते हैं प्रोड्यूस, और यहाँ लेते हैं बच्चों सेल, और यहाँ लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों यूनिट देखो, ओपनिंग है 5,000 तो हम 5,000 ले लिए, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 तो हम 10,000 ले लिए, और सेल है 30,000 तो हम 30,000 ले लिए। इसको अगर हम जोड़ दें तो 40,000, घटाएंगे तो 35,000। ये हम लोग का प्रोड्यूस आ गया, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो 35,000 हम लोग का MCQ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? वेजेज ऑफ मशीन ऑपरेटर, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ सेल्समैन।
यहाँ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन होगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो होगा जो नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और वह वेजेज ऑफ मशीन ऑपरेटर, इसका होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इसीलिए यही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। मटेरियल कंट्रोल इज ए सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ दिस। मटेरियल में सभी को कंट्रोल करता है। ये ग्रुप बी है जिसमें आपको एक एक नंबर का 6 क्वेश्चन करना है। तो इसकी थ्योरी हम यहीं लिख देते हैं बच्चों, बहुत सिंपल में, ताकि आपको याद हो जाए और आप 6 नंबर उठा लें। बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम लोग कॉस्ट का पता लगाते हैं। उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वो है जो चेंज होगा प्रोडक्शन के साथ साथ, जो कॉस्ट चेंज होगा उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। दो एग्जाम्पल दो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का। डिस्ट्रीब्यूशन में कैरीज आउटवर्ड आएगा, रिपेयर और डिलीवरी भेन आ जाएगा। बीन कार्ड किसको बोलोगे? जिसमें रिकॉर्ड होगा सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, खाली मटेरियल की क्वांटिटी को जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसको बीन कार्ड बोलेंगे। यानी कि बीन कार्ड में रुपीस रिकॉर्ड नहीं होगा, खाली क्वांटिटी रिकॉर्ड होगा मटेरियल का। रीऑर्डर क्वांटिटी देखो हम किसको बोलते हैं? परचेज को। जब रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं प्रोडक्शन के लिए और उसका मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। इसी का दूसरा नाम है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाए तो यही होगा बच्चों, रीऑर्डर क्वांटिटी। मैक्सिमम लेवल 2000 है, रीऑर्डर क्वांटिटी 3000 है, तो एवरेज स्टॉक लेवल बताओ। एवरेज स्टॉक लेवल का ये एक फार्मूला है बच्चों, मिनिमम स्टॉक प्लस 1/2। ये फार्मूला तब लगाओगे बच्चों जब सवाल में रीऑर्डर क्वांटिटी दे देगा, और इसके जरिए आप फार्मूला लगा के 3500 निकाल लीजिए। ये 2015 का पेपर है कॉस्टिंग का। अब हम टैक्स पे चलेंगे बच्चों। बच्चों ये 2015 का क्लास 11 का टैक्स है। इनकम टैक्स कौन इम्पोज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है बच्चों। वेल, इनकम टैक्स 1961 डील विद टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स जो है 1961 में जो कानून बना हुआ इनकम टैक्स का ही बना। डेली अलाउंस टू MP एंड MLA। MP एंड MLA को अगर अलाउंस मिलता है तो वो क्या होगा? वो फुली एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये MP और MLA है भाई, यही लोग तो देश चला रहा, तो ये लोग टैक्स देगा, ये लोग तो टैक्स लेता है, तो ये एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 और 17 में। एग्जाम्प्ट का मतलब है टैक्स नहीं लगेगा। मिस्टर घोष एक एम्प्लॉय है लिमिटेड कंपनी में, उसको आप क्या बोलोगे? तो मिस्टर घोष एक पर्सन है। मिस्टर घोष क्या है? पर्सन है, तो वो कोई पर्सन अगर है आदमी तो वो इंडिविजुअल में आएगा। तो मिस्टर घोष एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब हर कोई एक आदमी, तो हम लोग हर एक इंसान टैक्स में इंडिविजुअल आएगा। गीता, रीता, सीता, हम, राम, अली, करीम सब इंडिविजुअल है। मिस्टर रॉय एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया पहली बार छोड़ दिया फॉरेन टूर के लिए, तो ये नॉन रेसिडेंट माना जा रहा है 21 और 22 में। इफ़ स्टे इन इंडिया, अगर वो इंडिया में रहता हो कितना 182 दिन से कम, तभी माना जाएगा वो नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंशियल स्टेटस जो इंडिविजुअल का है वो डिफर होता है 1 प्रीवियस ईयर टू अनदर। हाँ, हर प्रीवियस ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस डिफर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होती है बच्चों, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होती है, प्रोफेशनल टैक्स भी, ऑल ऑफ दिस ये सभी टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। नंबर ऑफ हेड,
अब इनकम एज पर इनकम टैक्स हेड, 5 तो हेड है बच्चों, के तो हेड है टोटल, 5 हेड है। बिजनेस आपने 1/10/22 को लगाया, तो आपका प्रीवियस ईयर कब होगा? प्रीवियस ईयर कब होगा बच्चों? 31 मार्च, 31/3/20 है तो 21 को होगा, 31/3/21। तो आपका प्रीवियस ईयर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मार्च तक। राम बाबू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको डीए मिल रहा 25,000, टैक्सेबल पार्ट ऑफ डियरनेस अलावेंस बेटा नॉन टैक्सेबल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं लगता, इसीलिए नॉन टैक्सेबल। रेसिडेंशियल स्टेटस जो होती है उसको हम लोग पता लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीनियर सिटीजन, एज, टोटल इनकम या नंबर ऑफ डे स्टे इन इंडिया, नंबर ऑफ डे से पता लगाते हैं। इनकम कैन बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई, इन दोनों के भी रिलेशन क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का। कंपनी के मालिक को एम्प्लॉयर बोलेंगे और मजदूर जो काम करेगा एम्प्लॉय, वही इन दोनों के बीच रिलेशन होगा, तभी वो सैलरी में आएगा। डिफाइन द टर्म सैलरी, सैलरी हम किसको बोलते हैं? 1 नंबर में टैक्स में आ रहा है। बच्चों सैलरी किसको बोलते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। सैलरी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे टैक्स में? सैलरी देता कौन है? कंपनी के मालिक, एम्प्लॉय को उसको सैलरी कहेंगे। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान से, सैलरी का मतलब होता है फिक्स और रेगुलर रिम्यूनरेशन। सैलरी एक फिक्स और रेगुलर रिम्यूनरेशन है बेटा, जो एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को, पीरियडिकली पे करता है। पीरियडिकली का मतलब वीकली भी दे सकता है और मंथली भी दे सकता है। हॉस्टल एजुकेशन अलावेंस का टैक्सेबल अमाउंट निकालो, तो पहले आप फार्मूला लिख देना, हॉस्टल एजुकेशन अलावेंस और लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10, 14 एंड रूल 2BB, 2BB 300 इंटू 12 इंटू 2 चाइल्ड 7200, और इसको बंद करके बच्चों लिख देना टैक्सेबल, टैक्सेबल। अब बच्चों देखो ये दोनों मैंने कह दिया, टैक्सेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन हॉस्टल एजुकेशन अलावेंस भी बता दिया। प्रीवियस ईयर 12 मंथ से ज़्यादा हो सकता, तो आंसर होगा नो। प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी मोर देन 12 मंथ, ये आपको मालूम होना चाहिए। 12 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 12 महीना से कम हो सकता है। प्रीवियस ईयर 12 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता, बात सही है, लेकिन 12 महीना से कम हो सकता है। सैलरी रिसीव मोर देन वन एम्प्लॉयर, हिज इनकम चार्जेबल टू अंडर द हेड सैलरी, तो आंसर होगा यस। सैलरी अगर डिफरेंट एम्प्लॉयर से मिल रहा तो वो सैलरी के अंदर आएगा। ये 2016 का टैक्स कॉस्टिंग है। कॉस्ट इज डन मेनली बाई कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, डिटरमिन सेलिंग प्राइस, ऑल ऑफ दिस। यहाँ हम लोग से पूछ रहा है बच्चों कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट उसका काम क्या है? उसका चारों काम है। कॉस्ट को कंट्रोल करना भी, कॉस्ट का पता लगाना और सेलिंग प्राइस का पता लगाना। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब डिफर हो जाता है ये बताइए। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब डिफर हो जाता है ये बताइए। कॉस्ट कंट्रोल में, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको कंट्रोल नहीं करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? तो जाहिर है प्रोडक्शन ही कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करेगा और कोई नहीं।
जहां माल तैयार होगा वही कॉस्ट अकाउंटिंग रखेगा। लुब्रिकेंट ऑयल यूज टू द मशीनरी, अगर मशीन में हम लुब्रिकेंट ऑयल को यूज करेंगे तो वो कौन सा माना जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस? इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, क्योंकि मशीन फैक्ट्री में होती है, उसके ऊपर हम लुब्रिकेंट ऑयल यूज कर रहे हैं। पावर जो होती है इंडस्ट्री का, वो किस में मेजरमेंट करती है? किलोवाट। कॉस्ट यूनिट होता है पावर का किलोवाट, याद रखना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको कैसे मिलता है? ऑफिस में जब हम ऐड करते हैं वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट पहले होती है। वर्क कॉस्ट में जब ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तब जाकर मिलती है हम लोगों को बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों ये बहुत बार एग्जाम में दे रही हैं, प्रॉफिट ऑन सेल। आइए बच्चों थोड़ा इसको देखते हैं और बना के दिखाते हैं आपको। प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है, ये है 1/3। ये जो है 1, अच्छा यहाँ दिखा देते बच्चों, यहाँ 1/3, ये 1 हो गया प्रॉफिट। और ये देखो ध्यान से किस पे निकला? सेल पे। तो यहाँ 3 हो गया सेल। तो हम लोग सेल कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल हमारे सामने दिया हुआ है 3, कॉस्ट मालूम नहीं, प्रॉफिट 1। 3 में से 1 घटा दो, कॉस्ट निकल जाएगा। अब बोला निकालो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट इंटू 100 बटा में कॉस्ट। प्रॉफिट है 1 और कॉस्ट, कॉस्ट है 2, 50%। 50% आ जाएंगी बच्चों। मैक्सिमम स्टॉक, एवरेज स्टॉक दोनों दिया हुआ है। मिनिमम स्टॉक निकालने बोल रहा बच्चों, तो हम लोग निकाल देते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको याद होगा एवरेज स्टॉक बराबर होता है मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक बटा में 2। आपको एवरेज स्टॉक दे दिया है और वो है 12,000। मैक्सिमम दिया हुआ है 15,000, मिनिमम नहीं दिया हुआ एक्स। बटा में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ घटाएंगे तो हम लोग को इसका आंसर मिलेगा 9,000। बाद 19 24 और 15,000 है हम लोग का
मैक्सिमम लेवल। तो यहाँ पे 9,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 दिया हुआ, यहाँ 9,000 होगा, गलत दिया हुआ है, यही आंसर होगा। इकोनॉमिक ऑर्डर है, नंबर ऑफ ऑर्डर है, इकोनॉमिक ऑर्डर है 4,000, नंबर ऑफ ऑर्डर है 8, बोला एनुअल डिमांड निकालो। तो बच्चों हम लोग एनुअल डिमांड यही निकाल देते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें ये बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या है? हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं एनुअल डिमांड बटा में EOQ। आपका नंबर ऑफ ऑर्डर सवाल में दिया हुआ है 8। आठ दिया हुआ है, हमने ले लिया। और सवाल में हम देख रहे हैं एनुअल डिमांड निकालना, EOQ 4,000 दिया हुआ, तो एनुअल डिमांड ही रखे और यहाँ 4,000 दे दिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम तो एनुअल डिमांड आ जाएगा 32,000। तो यहाँ एनुअल डिमांड हम लोग को मिलेगा बच्चों 32,000। इन फाइंड द रीऑर्डर लेवल, आप रीऑर्डर लेवल निकालो। रीऑर्डर क्वांटिटी है 12,000, लीड टाइम इतना है, मैक्सिमम कंजम्पशन इतना है, मिनिमम इतना पर वीक। आपको बोला रीऑर्डर लेवल निकालो, तो रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या है? मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो मैक्सिमम यूजेस आपको दिया हुआ 4,000 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 8, 4 है 32,000। तो आपका आंसर होगा 32,000। ABC का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। What should be the indication by the material turnover ratio? Efficiency using the material, all of this सभी आएगा इसमें। देव 1 मार्क्स का 6 क्वेश्चन करना है। कॉस्टिंग क्या है? यहाँ मैं एक एक वर्ड में बता दिया। प्रोसेस ऑफ कॉस्ट को हम लोग कॉस्टिंग बोलेंगे। कॉस्ट यूनिट, कोई भी प्रोडक्ट का एक यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट यूनिट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो पार्टली फिक्स है और पार्टली वेरिएबल है, उसी को हम लोग बोलेंगे सेमी वेरिएबल। संक कॉस्ट, वो कॉस्ट जो फ्यूचर में रिकवर नहीं होगा, उसको संक कॉस्ट बोलेंगे। मार्जिनल कॉस्ट को बोलेंगे एडिशनल कॉस्ट, और ये एडिशनल कॉस्ट होगा एडिशनल आउटपुट के चलते। रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्या है? ये आपको फार्मूला लिख देना होगा। इकोनॉमिक ऑर्डर बता दिए आपको हम। और यहाँ पर ही मिनिमम स्टॉक कैसे निकालेंगे? रीऑर्डर लेवल माइनस, आपको मालूम है मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब हम लोग टैक्स की तरफ आते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स कब इम्प्लीमेंट हुआ था? हम लोग का पर्सनल इनकम टैक्स 1 अप्रैल 1962 को इम्प्लीमेंट हुआ था। ये बार बार एग्जाम में देगा। एंट्री टैक्स कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। गिफ्ट टैक्स क्या है? गिफ्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट टैक्स है या टैक्स फ्री है?
गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। डिविडेंड हमको अगर फॉरेनर कंपनी से मिल रहा तो वो टैक्सेबल होगा। म्युनिसिपल को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल अथॉरिटी। म्युनिसिपल को हम लोग लोकल अथॉरिटी बोलेंगे। मिस्टर के बासु एक इंडियन सिटीजन है, अमेरिका चला गया और 10 अगस्त को गया, 11 नवंबर को आया, तो वो कौन सा रेसिडेंट होगा ये बताओ। तो पहले 10 नवंबर को आया और 10 अगस्त को आया, 11 नवंबर को गया। पार्टनर सैलरी पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर सैलरी पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा? वो बेचारे क्या होंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या नन ऑफ दिस। तो पहली बात है पार्टनरशिप फर्म में उसको जो भी मिलेगा वो आएगा बच्चों इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, तो यहाँ नन ऑफ दिस। हाउस रेंट अलाउंस अगर मिल रहा है तो उसका सेक्शन क्या है? उसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 10, 13 है एंड रूल 2 है, तो यहाँ है 10 और 13 है। ग्रेजुएटी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टैक्सेबल टू रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएगा क्योंकि भारत का है तो ऑर्डिनरी होगा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस के बच्चे तक अलाउड है? मैक्सिमम 2 बच्चे। मिस्टर सरकार एबीसी में काम करता है, 1500 रुपया पर मंथ मेडिकल अलाउंस मिलता है और वो खर्चा करता है 25,000, तो टैक्सेबल बताओ। तो खर्चा तो लेस होगा नहीं बच्चों, 1500 इंटू 12 करेंगे अगर तो 18,000, तो इसका टैक्सेबल होगा बच्चों 18,000। खर्चा लेस नहीं करेंगे क्योंकि सब हम आपको याद होगा हम अलावेंस के बारे में बताए थे, चाइल्ड और हॉस्टल में काम होता है, बाकी किसी में काम नहीं होता। बच्चों यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहा है टैक्स एबिलिटी बताओ ट्रांसपोर्ट अलाउंस का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल है बच्चों, पूरा टैक्स लगेगा। परक्यूजिट का मतलब होता है फैसिलिटी, परक्यूजिट का मतलब होता है फैसिलिटी, और ये फैसिलिटी कंपनी देता है एम्प्लॉय को। व्हाट इज द असेसमेंट ईयर? अगर आपका प्रीवियस ईयर है 20 और 21, प्रीवियस मतलब अगला साल, इसमें एक साल जोड़ोगे तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा। 20 है तो इसको 21 करो और 21 है तो इसको 22 करो, और असेसमेंट देगा तो माइनस कर देना एक साल। इम्पॉर्टेंस है। मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिटिंग ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ ब्लाइंड पर्सन 3200 रुपया, 3200 रुपया पर मंथ छूट होता है जो अंधे होते हैं। इसके बाद है तपन के पास टी गार्डन है, 3 लाख रुपया कमा रहा है, तो एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा? तो 60% एग्रीकल्चर इनकम होगा, सब लिखा चुके थे और वो आप निकाल लोगे। बोल रहा है सैलरी में डिडक्शन कितना दिया जाएगा? तो 16 दिया जाएगा। के डिडक्शन? एक और एक 2, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगे 50,000 का, एक प्रोफेशनल टैक्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट यूनिट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री के लिए मतलब जो हम लोग केमिकल लेते हैं बच्चों, ये 2017 का पेपर है और बहुत इम्पोर्टेंस है 17 का पेपर। तो गैलन, केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग गैलन का इस्तेमाल करते हैं नापने का। बीन कार्ड कौन रखता है? स्टोर डिपार्ट, परचेज डिपार्ट, कॉस्ट डिपार्ट या सेल डिपार्ट? बीन कार्ड रखता है बच्चों हम लोग का, बीन कार्ड हम लोग का रखता है बच्चों स्टोर डिपार्ट। बीन कार्ड स्टोर डिपार्ट रखता है। और याद रखना बीन कार्ड में खाली रिकॉर्ड होगा ओनली क्वांटिटी, यह बात याद रखना। प्रॉफिट तो बार बार आ रहा, देखो यहाँ प्रॉफिट दिया 25% कॉस्ट पे, तो 25/100, 25 हमारा प्रॉफिट है और 100 मेरा कॉस्ट है। सेल कैसे निकालते? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपका कॉस्ट जो है बच्चों वो है 100, प्रॉफिट है 25, जोड़ोगे तो 125। अब आपको बोलना प्रॉफिट सेल पे निकालो, तो हम लोग यहाँ निकाल देंगे। तो इस बार प्रॉफिट ऊपर चला जाएगा और सेल बोला सेल नीचे आएगा। प्रॉफिट देखो 25 है बच्चों और सेल चाहिए, सेल आपका 125 है, ये आ जाएगा 20%। इफ द प्रोडक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय 1 यूनिट, द चेंज इन टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड। अच्छा, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और घट रहा है, उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ बढ़ता और घटता है। JIT का मतलब होता है जस्ट इन जस्ट टाइम। EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। टाइम ऑफ प्रिपरेशन रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज at the end of each quarter, half yearly, annually, on the basis of direction of the management, on the basis of direction of the management। कॉस्ट सेंटर तीनों ही होती हैं। ऑल ऑफ दिस, एवरेज स्टॉक है इतना, मैक्सिमम है इतना, आपको बोलना है कि मैक्सिमम लेवल निकालो। बच्चों आप जानते हो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम बटा में 2। आपका बच्चों एवरेज दिया हुआ 4600, मैक्सिमम नहीं दिया हुआ, मिनिमम है 1400 बटा में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो 12, 4 दूनी 8, 9200, 1400। आप इसको घटाओगे 8 में से 1 गया, 7800, तो हम लोग 7800 बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल लॉस। पिलफर्स का मतलब है चोरी होना, चोरी होना नॉर्मल नहीं है। एक्सीडेंटल लॉस भी नॉर्मल नहीं है। इवोपरेशन होना, भाप बनकर उड़ जाना, हाँ ये नॉर्मल लॉस है। ओवरहेड एडेड विद द प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में जब ओवरहेड जोड़ोगे तो वर्क कॉस्ट, तो यहाँ वर्क कॉस्ट नहीं है, नन ऑफ दिस। एक्सपेंसेस विच इज नॉट इंक्लूड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन नहीं आएगा? ये आएगा, गोडाउन रेंट भी आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा, डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। डिफाइन कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब खर्चा होता है। वो खर्चा 2 होता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस और नॉशनल एक्सपेंडिचर। मार्जिनल कॉस्ट तो बता दिए। लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बता पाता है। स्टोर लेजर में रिकॉर्ड होता है दोनों, क्वांटिटी और मटेरियल का वैल्यू, यानी कि मटेरियल की हम लोग यहाँ क्वांटिटी भी और उसकी वैल्यू दोनों रिकॉर्ड करते हैं। ओवरहेड बता दिए, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट
आपके कॉपी में भी लिखा हुआ और वीडियो में भी दिए हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मटेरियल टर्नओवर रेशियो ऊपर में आएगा मटेरियल कंज्यूम, जो यहाँ आंसर में दे दिया है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के नीचे क्या होगा, वो होगा सी कैरिंग कॉस्ट। विच टाइप्स कॉस्ट नॉट टू बी कंसिडर। हम लोग कॉस्ट शीट जब बनाते हैं तो कौन सा कॉस्ट नहीं लेते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट कॉस्ट शीट में नहीं आता है। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला आपको मालूम है, आप लिख लोगे। डायरेक्ट टैक्स कौन है इसमें से, तो डायरेक्ट टैक्स मेरा इनकम टैक्स है। मिस्टर एक्स जो है उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 पर मंथ मिल रहा है एम्प्लॉयर से एक बच्चा के लिए, तो टैक्सेबल अमाउंट बताओ। तो टैक्सेबल अमाउंट तो आप बता दोगे। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, और ये मिल रहा है बच्चों आपको 500 रुपया पर मंथ। 500 इंटू 12 6000। इसमें एग्जाम मिलेगा बच्चों एक बच्चे का, क्योंकि उसका एक ही बच्चा है। 100 इंटू 12 4800 आएगा टैक्सेबल अलाउंस। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है डिटरमाइंड होता है किस बेस पे, जितना दिन वो बिताएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस 80 साल भी डिटरमाइंड एज अंडर कंटिन्यू फॉर एवर ईच ऑफ द प्रीवियस ईयर सेपरेटली। हाँ, हर प्रीवियस ईयर का निकाला जाएगा। एज पर सेक्शन 29 किसके बारे में कहता है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, या किसके बारे में कहता है? सेक्शन 29 असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर के बारे में कहता है। असेसमेंट ईयर के बारे में कहता है। एमपी और एमएलए को अगर हम देंगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नंबर ऑफ हेड कितना है बच्चों, टोटल 5 हेड है। पर्सन इंडिया ओरिजिन विजिट देन ही शुड स्टे, उसको भारत में कितना रहना होगा, 182 दिन। हाउस एंड लाबिज का सेक्शन का 10 और 13A। फॉरेन कंपनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है उसमें एम्प्लॉयर की तरफ से कितना छूट होता है, तो ये सब अभी बच्चा हट चुका है, ये सब अभी आएगा नहीं। ये फुली टैक्सेबल है, अब छूट नहीं है। आसीसी किसको बोलोगे, टैक्स पेयर को। जो टैक्स पे करेगा उसी को आसीसी बोलोगे। सोर्स ऑफ इनकम है 5, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। आपसे पूछ रहा है कि अगर आप बिल्डिंग बेच रहे हो और आपको फ़ायदा हो रहा है तो वो कोर्स किस में आएगा, तो वो आएगा कैपिटल गेन में। ये 2018 का है बच्चों। कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में
हम लोग ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट इज डन ओनली फॉर ऑल ऑफ दिस, कॉस्ट सभी के लिए जरूरी है। विच ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोडक्शन। 25% प्रॉफिट है कॉस्ट पे, तो सेल पे कितना होगा? ये तो फिक्स हो गया, बार बार आ रहा। ये हमारी प्रॉफिट है और ये बोला है कॉस्ट पे, तो ये हमारा कॉस्ट है। सेल कैसे निकालते हो? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल, ये हमारा प्रॉफिट है और बटा में सेल। तो आपकी प्रॉफिट है 25 और सेल 125 है, 20%। आयरन स्टील को हम लोग नापेंगे टन में, बार बार आ रहा है स्टील इंडस्ट्री को टन में। आपका 400 है, 600 है और 800 है, ये वाला हम लोग बना चुके हैं। ये होगा सेमी वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर इसमें से सभी है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, स्टोर, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कैंटीन या नन ऑफ दिस। इसमें आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होगा आपका मेंटेनेंस डिपार्ट। मटेरियल टर्नओवर ऑल ऑफ दिस, इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक दे दिया है और आपको बोला प्रोड्यूस निकालो, तो आप तो निकाल लोगे ना। कैसे निकालते हो? यहाँ ओपनिंग स्टॉक लोगे, प्रोड्यूस लोगे, यहाँ सेल लोगे, क्लोजिंग स्टॉक लोगे। अब ध्यान से देखो, ओपनिंग है 5000, क्लोजिंग है 10,000, सेल है 30,000। अगर हम इसको जोड़े तो 40,000, 40 से घटाएंगे तो 35,000। तो हम लोग यहाँ कहेंगे 35,000। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, एनुअल डिमांड बटा में EOQ। एनुअल डिमांड हम लोग के सामने है बच्चों, 24,000 और 4,000, 6 टाइम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC को कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड। बच्चों 2019 का ये आने का चांस है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें से कौन नहीं है? वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। अगर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट। जहाँ डायरेक्ट सबको जोड़ोगे प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट को जोड़ोगे तो ओवरहेड। शुगर इंडस्ट्री को हम लोग नापते हैं किस में? टन में बेटा हम लोग नापते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन है? सैलरी है, सेल्स मैनेजर है या वेजेस ऑफ ऑपरेटर? बेटा ऑपरेटर ये नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन में वर्क कॉस्ट को जोड़ोगे प्रोडक्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग के सामने दिया हुआ प्रॉफिट, तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो वही 2/3 आएगा। ये हमारी प्रॉफिट है और ये सेल के ऊपर है, तो 3 जो है ये सेल है। सेल का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
सेल है यहाँ 3, कॉस्ट 1 आ गया। अब बताओ प्रॉफिट निकालो। किस पे बोल रहा प्रॉफिट निकालो? कॉस्ट पे। प्रॉफिट इंटू 100 बटा में कॉस्ट, 1 इंटू 100 और कॉस्ट है आपका जाके 3। बच्चों यहाँ पे मेरे से एक तो गलती हुआ है, मैंने इसका कैलकुलेशन नहीं किया, तो ये वाला जो एरिया है ये गलत है। पहले इसको हम लोग को रेक्टिफाई करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ किया है 16 सही 2/3 है, पहले इसको इंटू करूँगा तो 48 होगा, 48 और 2 जोड़ूंगा तो 50। फिर यहाँ परसेंट दिए, परसेंट का वैल्यू 100 होता है। 10 काटे तो 30 आया, 5 को 30 से काटे तो 1/6। ये मेरा प्रॉफिट और ये मेरा सेल है। सेल का फार्मूला आपको मालूम है, यहाँ सेल का वैल्यू दिए, यहाँ प्रॉफिट का वैल्यू दिए, तो हमारा कॉस्ट आया 5। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे निकालते? P इंटू 100 बटा में कॉस्ट 20%। तो बच्चों यहाँ 20% है, तो ये हम लोग का आंसर होगा। पर्सन रिस्पॉन्सिबल स्टोरिंग एंड इशू द मटेरियल। स्टोर कीपर, भाई स्टोर कीपर का काम है मटेरियल को मेंटेन करना, इशू करना। सर्विस कॉस्ट सेंटर इसमें कौन है? सर्विस कॉस्ट सेंटर उसको बोलेंगे जहाँ से सर्विस मिलेगा, और वो है आपका मशीन शॉप। मशीन शॉप जो है हम लोग का बच्चों सर्विस सेंटर है, क्योंकि ये सर्विस देता है। बीन कार्ड, बीन कार्ड कौन होगा? आपको याद होगा बीन कार्ड में खाली क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है, तो ये तो मशीन शॉप हो गया बच्चों। अब बीन कार्ड में खाली क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है, तो ये है 2 नंबर। EOQ 6500 दिया हुआ, नंबर ऑफ ऑर्डर दिया हुआ, एनुअल डिमांड दिया हुआ। आपको एनुअल डिमांड निकालना है तो आप निकाल दो, 6500 को 8 से इंटू कर दो। तो आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर आपको याद होगा कैसे निकालते हो? एनुअल डिमांड बटा में EOQ। आप बताइए आपका नंबर ऑफ ऑर्डर कितनी है भाई? 8 है। एनुअल डिमांड ठीक है, EOQ कितना है? 6500। अब मल्टीपल करोगे तो आपका एनुअल डिमांड आ जाएगा 52,000। लेवल ऑफ स्टॉक बियॉन्ड विच द स्टॉक मटेरियल शुड नॉट बी अलाउड टू राइज इज कॉल्ड मैक्स। वो स्टॉक बताइए जिसके बाद आप शुड नॉट बी अलाउड टू राइज, उसके बाद स्टॉक आप आगे नहीं बढ़ा सकते, वो मैक्सिमम स्टॉक। ये फार्मूला लगा के आप निकाल लोगे एवरेज स्टॉक। व्हाट डू मीन बाय कॉस्टिंग? ये 2015 में आया था, मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉस्टिंग किसे कहते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्टिंग ये भी बता चुका हूँ, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी नहीं देती है। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं ये भी हम बता चुके हैं। ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी बता चुके हैं। मिनिमम स्टॉक तो फार्मूला लिख दोगे, लीड टाइम। लीड टाइम, लीड टाइम को कहते हैं रीऑर्डर पीरियड। और ये 3 तरह के होते हैं बच्चों, मैक्सिमम, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड
और आपका जाके नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो 3 तरह के होते हैं बेटा लीड टाइम। कॉस्ट शीट में किसको नहीं लिया जाता आपको मालूम है? फाइनेंशियल कॉस्ट। एकदम सेम आया है बच्चों। इनकम टैक्स इन इंडिया। इनकम टैक्स इंडिया में पहली बार कब बना था? इंडियन टैक्स इंडिया में 1961 को बना था। इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन है? इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से एक्साइज ड्यूटी है। हावड़ा म्यूनसिपल जो है वो क्या है? हावड़ा म्यूनसिपल एक लोकल अथॉरिटी है। जितना म्यूनसिपल है सब लोकल अथॉरिटी है। बिजनेस 1/10/20 को शुरू हुआ तो इसका प्रीवियस ईयर खत्म होगा, 20 है तो 21, 31/3/21। रेसिडेंशियल स्टेटस किसके हिसाब से होता है बच्चों? तो नंबर ऑफ डेज। मिस्टर दत्ता 72 दिन भारत में रहा और जो 620 दिन रहा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मिस्टर दत्ता स्टे इन इंडिया 62 दिन, आल्सो 62 दिन, और स्टे इन इंडिया 620 दिन। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो उसका होगा बेटा वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। इफ इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया उसके लिए 182 दिन। इंडियन के लिए 182 दिन। एक पर्सन 61 डस नॉट सेटिस्फाई, अगर डस नॉट सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई ना करे तो वो कहलाएगा नॉन रेसिडेंट। मिस्टर पॉल XYZ में काम करते हैं, उनको ये सैलरी मिल रहा, अलावेंस मिल रहा, तो व्हाट विल बी द टैक्सेबल मेडिकल अलावेंस? तो मेडिकल अलावेंस में कोई छूट नहीं है। 1200 इंटू 12 14,400 पूरा टैक्स लगेगा। मुखर्जी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो पूरी नॉन टैक्सेबल हो जाएंगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस जो है मैक्सिमम 2 बच्चे तक अलाउड है, और अगर घर मेट्रो में है तो 50% मिलेगा इशारे का।